नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नव विधान का अंतिम अध्याय। लेखक शरद चंद्र। क्षेत्र मोहन ने यह उचित समझा कि यह बात और अधिक ना बढ़ाई जाए। 5-7 दिन अभी चुप रहना चाहिए। इससे पहले आपने उपन्यास में देखा कि विभा जब रो करके शैलेश के घर से चली जाती है और उसकी बातों से जो कही हुई बात, जो शैलेश और विभा द्वारा कही जाने वाली बात के द्वारा उमा के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचती है, जिसके कारण कि वह पति के घर का त्याग करके स्वयं अपनी ही इच्छा से चली जाती है। किंतु क्षेत्र मोहन यह नहीं समझ पाते कि ऐसी स्वाभिमानी स्त्री जिसके लिए पति ही सर्वस्व था, वह क्यों घर छोड़ करके चली गई। उनके विचार में यह था कि शायद उन्होंने मुसलमान खानसामा फिर से रख लिया है, इसी वजह से छोड़ के चली गई। किंतु उषा के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा थी वह कतई कम नहीं हो पाती है। तो चलिए आगे का भाग शुरू करते हैं। क्षेत्र मोहन ने यह उचित समझा कि यह बात और अधिक ना बढ़ाई जाए। 5-7 दिन अभी चुप रहना चाहिए, जिससे शैलेश का क्रोध और उसकी उत्तेजना शांत हो जाए। बाद में किसी भी दिन आकर भवानीपुर वाली बात छेड़ी जाएगी, यही निश्चय करके उमा को साथ लेकर वे घर चले गए। परंतु सप्ताह भी व्यतीत ना हो पाया कि छपरा के हाई कोर्ट ने उन्हें एक मुकदमा दिया। इससे कलकत्ता छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले कन्या पक्ष और वर पक्ष की ओर से विभा को आशा दे गए कि मामला जितना निराशाजनक मालूम पड़ रहा है, वास्तव में उतना निराशाजनक नहीं है। इसके विपरीत वह सुधर ही गया है। मछली चारे की ओर बढ़ी है। बंसी यदि लग जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद स्त्री से शांतिपूर्वक क्षेत्र मोहन की बातचीत हुई। उमा की जवानी घटना का कुछ हाल विभा ने सुना था। उसने कहा कि मैं समझती थी कि तुम उषा भाभी के परम मित्र हो, तुम भैया के विवाह के लिए फिर उद्योग कर सकते हो। महीना भर पहले मैं इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। क्षेत्र मोहन: महीना भर पहले मैं ही क्या कह सकता था, इस बात को सोच सकता था। किंतु अब मैं इस बात को केवल सोचता ही नहीं हूँ, बल्कि ऐसा हो जाने में ही भलाई समझता हूँ। उषा भाभी का मित्र मैं अब भी हूँ, साथ ही मैं सदा उनकी शुभकामना ही करूँगा। किंतु जो बात होने की ही नहीं, जिसके होने में कोई लाभ ही नहीं है, उसके लिए माथापच्ची करने से क्या लाभ होगा। एक बहुत ही बड़े जानकार की दबी हुई हंसी के द्वारा स्वामी को विद्ध करके विभा बोली, तुम लोग ठहरे पुरुष, कदाचित इसलिए भाभी जी को पहचानने में तुम्हें विलंब हुआ, किंतु मैंने तो देखते ही उन्हें पहचान लिया। उनके संपर्क में रहने पर हम लोगों का निर्वाह होना संभव नहीं था। क्षेत्र मोहन: विभा, यह तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया। उनको हट जाना पड़ा। इसके सिवा यह बात निश्चित है कि उन्हें हम लोगों ने अलग अलग ढंग से समझा है। यदि जरा सी ही और तरह की बात हुई होती तो आज मामले का ढंग कैसा होता, इस संबंध में बातचीत करना निरर्थक है। परंतु तुम्हारी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि भूल मुझसे जरा सी हुई थी। विभा ने कहा, जाने दो, तुमने यह बात स्वीकार कर ली, इतना ही बहुत है। जब तब तथा रूढ़िवाद की प्रशंसा के चक्कर में तुम इतना अधिक पड़ गए कि उसे देखकर मुझे तो बहुत भय मालूम होने लगा था। हम लोग भी मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, परंतु हम इस बात के लिए घमंड क्यों करें कि हमसे सभी लोग नीच हैं और किसी का छुआ खा लेने पर हमारी जाति चली जाएगी। केवल पुराने ढंग के आचारों का पालन करने पर ही स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। उसके अतिरिक्त और जितने हैं मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इस धारणा के आधार पर उनके मायके में ही जीवन निर्वाह किया जा सकता है। यहाँ तो यह सब चल ही नहीं सकता। ना चल सकने के यही कारण तो स्वामी के आश्रय में उन्हें स्थान नहीं प्राप्त हो सका। बात ना तो सच है और न झूठ। इसमें इस तरह सत्य और मिथ्या का सम्मिश्रण होने के कारण क्षेत्र मोहन स्त्री के मुख की ओर चुपचाप ताकते रह गए। वे इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। इतने में उमा ने आकर कमरे में प्रवेश किया। कुछ चकित सी होकर वह बोली, भैया भैया क्या है। विभा ने अपनी बातचीत का सिलसिला जारी ही रखा। वह बोली, क्या भाभी के लिए यही सबसे बड़ा काम था कि वे अपनी जाति को ही बचाती। मान लो तुम्हारी शिकायत सही है, मेरे ही कारण भैया ने उसका तिरस्कार किया, परंतु ठीक उसी प्रकार तुमने भी तो भाभी के कारण क्या मेरा अपमान नहीं किया। उसी अपमान के कारण क्या मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊं। क्या तुम्हारी यही राय है। क्षेत्र मोहन:
नहीं, मेरी राय तो यह नहीं है विभा। मुझे भी यही मालूम है कि तुम कभी ऐसा कह नहीं सकते हो। उमा की ओर ताककर फिर बोली, तुम्हारे भैया ना एक नई वस्तु का ऊपरी भाग देखकर ही भूल गए। हिंदू धर्म में जो रूढ़िवाद है उसकी शिक्षा हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई, परंतु माता पिता से जो कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है वह बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सत्य है। जरा सा हंसकर वह फिर बोले, तुम्हारी भैया की यह बड़ी इच्छा थी कि तुम भाभी के पास जाकर उनसे कुछ सीख लो। भाई, बैठे बैठे सुनने का समय तो नहीं है, किंतु उनसे तुमने क्या क्या सीख लिया और क्या क्या बाकी रह गया सीखने को। ना हो तो अपने भैया को वह सब भी बता दो। यह कहने के बाद विभा मुंह ढके जरा देर तक हंसी रही। बाद में वह बाहर चली गई। क्षेत्रमोहन चुपचाप बैठे रहे। छोटी बहन के सामने स्त्री की ओर से जो व्यंग बाण उनकी ओर आया वह जाकर सीधा हृदय में चुभ गया, किंतु उत्तर वे नहीं दे सके। हिंदुओं का जो आचार है उससे वे बहुत कुछ भ्रष्ट हो चुके थे, परंतु स्त्रियों की जो आचार निष्ठा थी, जीवन निर्वाह का जो उत्तम ढंग था, वह उन्हें अत्यंत आकर्षित करता था। इसलिए दृष्टि के समक्ष अकस्मात उषा को प्राप्त करके वे मुग्ध हो उठे थे। उसी के आचरण के कारण आज सबके सामने उनका मस्तक नीचा हो गया था। इसी वधु को केंद्र मानकर आत्मीय स्वजनों के बीच में स्त्रियों के समक्ष वे जिस शिक्षा और संस्कार की बड़े गर्व के साथ बार बार चर्चा किया करते थे, उनके केंद्र स्थल में ही आघात लगा। अपने लिए उषा स्वयं जिम्मेदार थी। उसके अन्याय ने किसी और को स्पर्श नहीं किया, कर भी नहीं सकता था। यह बात जोर देकर कहने की इच्छा होने पर भी उनकी जबान रुक जाती थी। इसलिए स्त्री के चले जाने पर उमा के सामने बहुत कुछ अपनी सफाई देते हुए संदेहपूर्ण स्वर में वे कहने लगे, रूढ़ी सभी विषयों में बुरी होती है उमा, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। हिंदू समाज को इस गलती को दूर करना चाहिए, परंतु हम लोग कहीं अधिक बुरे हैं। इस बात को अस्वीकार करने पर तो बहुत बड़ा अन्याय ही ना होगा। भाई और भावज के बीच जब किसी विषय पर वाद विवाद हुआ करता, तब उस संबंध में उमा सदा ही मौन रहा करती थी। इसलिए विभा की अनुपस्थिति में वह आज भी निरुत्तर ही बैठी रही। उसी दिन रात्रि में क्षेत्रमोहन ने छपरा के लिए घर से निकलने से पहले विभा को बुलाकर कहा, मुझे वापस आने में संभवतः 4-5 दिन का विलंब होगा। इस बीच में भवानीपुर वालों में से यदि किसी से मुलाकात हो तो उनसे कहना कि शैलेश को सहमत करने में मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। विभा, तो क्या भाभी जी अब नहीं लौटेंगी? क्षेत्रमोहन, नहीं, जितना ही सोचता हूँ उतना मुझे यही मालूम पड़ता है कि शैलेश से अधिक अपराध उन्हीं का है। तुम्हारा ही कहना ठीक है। जो शिक्षा मनुष्य को इतना अधिक स्वार्थपरायण बना देती है, उस शिक्षा का मूल्य किसी युग में चाहे कितना ही क्यों ना रहा हो, किंतु आज उसका कोई मूल्य नहीं है। कम से कम लोगों में तो अब उसके फिर से पुनः प्रचलन की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात बिल्कुल ठीक है। भाभी जी में आचार विचार की विडंबना ही थी, वस्तु कुछ नहीं थी। यदि होती तो गृह त्याग ना करती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वे घर से निकले और मोटर में बैठ गए। बाहर काम खत्म करके लौटकर कलकत्ता आने में उन्हें 5 दिन के स्थान पर 10 दिन का विलंब हो गया। लौटने पर उन्होंने घर में जैसे ही पैर रखा वैसे ही उमा से उनकी मुलाकात हुई। उसी ने उन्हें यह सूचना दी कि शैलेश बाबू 6 महीने की छुट्टी लेकर प्रयाग चले गए। उन्हें वहां गए अभी 2 दिन हुए हैं। इस बार स्कूल से नाम खारिज करवाकर वे सोमेंद्र को भी अपने साथ लेते गए हैं। अरे, अचानक ऐसा क्यों किया? उमा, पता नहीं, सोमेंद्र को लेने आए थे, फिर बोले तबीयत ठीक नहीं है। विभा के कमरे में प्रवेश करते हुए उसके नाम से क्षेत्रमोहन ने कहा, तबीयत खराब होने की बात ही है, पर ठीक होने की व्यवस्था नहीं है। आगे और कुछ कहने जा रहे थे, किंतु उमा को खड़े रहते देखकर चुप हो गए। अन्य जूनियर बैरिस्टरों के दिन जिस तरह कटते हैं, उसी तरह क्षेत्रमोहन के भी कटने लगे। जब कभी उन्हें खर्च की तंगी होती, तब वे रूढ़िवादी हिंदुस्तानियों के रहन सहन की प्रशंसा करते रहते, और जब कभी उनके हाथ में रुपए आ जाते और फिर कारोबार फिर अपने ही ढंग से चलने लगता। शैलेश के वे वास्तव में शुभचिंतक थे। उन्हें वे पहचानते थे। उनका विश्वास था कि उनके जैसे दुर्बल स्वभाव के मनुष्य के द्वारा प्रायः सभी कार्य कराए जा सकते हैं। यही सोचकर वे भवानीपुर वाले मामले से अभी निराश नहीं हुए थे। उन लोगों को वे प्रायः सभी कहकर भरोसा दिया करते कि शैलेश पश्चिम से घूमकर लौट आए, बस मामला तय हो जाएगा। भाभी से अब भी वे पहले ही की तरह स्नेह किया करते।
उनके हृदय में अब भी उनके प्रति वैसा ही श्रद्धा का भाव था, परंतु अब उनके लौटकर आने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन क्षेत्रमोहन कहा करते, भाभी जी जहाँ भी रहे सुख से रहे, शांति से रहे, आरोग्य से रहे, उनके धार्मिक जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। परंतु शैलेश की गृहस्थी में अब उनके लिए स्थान नहीं है। अपनी एक भूल प्राय बराबर विचार किया करते हैं। उषा स्वामी से प्रेम नहीं कर सकी, ऐसा कर सकना उसके लिए संभव भी नहीं। बचपन से ही तो वह कठोर आचार विचार का पालन करती आ रही है, इससे उसका स्वभाव कठोर हो गया है, इसलिए उसे इस लोक की अपेक्षा परलोक से ही अधिक ममता है। स्वामी का परित्याग करके चले जाना भी उसके लिए इसी कारण इतना सरल हो सका है। क्षेत्रमोहन के अंतःकरण में जो स्वामी थे वे उषा के इस आचरण से जैसे डरे थे वैसे ही व्यथित भी हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उषा जो सौमिंद्र की इतनी शीघ्रता से प्यार करने लगी थी उसका भी कारण केवल कठोर कर्तव्य ही था। नीरस कर्तव्य के दृष्टिकोण से उसके लिए ऐसा करना संभव हुआ था। हृदय में वास्तविक स्नेह न होने के कारण जाते समय उसे किसी का भी किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। इसी प्रकार इन लोगों के दिन कलकत्ता में व्यतीत हो रहे थे। ठीक उन्हीं दिनों में 2 मास के पश्चात प्रयाग से अचानक यह समाचार आया कि शैलेश ने इस अल्पावस्था में ही सौमिंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया है और स्वयं उन्होंने भी एक वैष्णव से दीक्षा ग्रहण कर लिया है। इन पिता पुत्र का गंगा स्नान का नियम एक दिन के लिए भी भंग नहीं होता है। मांस मछली तो जिस गली से आती है शैलेश उस गली में पैर तक नहीं रखते। सुनकर उमा चुपके चुपके हंसने लगी। विभा ने कहा, यह तमाशा किसने किया? योगेश बाबू ने। क्षेत्रमोहन ने कहा, निसंदेह यह समाचार योगेश बाबू के पास से ही आया है, किंतु उनसे इस तरह घनिष्ठता तो नहीं है कि वे मुझसे मजाक करें। विभा, योगेश बाबू तो भैया के मित्र हैं। कुछ देर रुककर फिर कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया यह जानते हो तुम? भाभी का सारा हाल उन्होंने भैया से सुना होगा और उन्होंने यह भी सुना होगा कि इतने आदमियों में से तुम ही एक ऐसे थे जो उनके पुराने ढंग की चाल ढाल के भक्त हो गए थे, इसलिए तुमने इस तरह का मजाक किया हो तुमसे। इसके बाद हंसकर बोली, बहस करने से पहले अगर मुझसे बुद्धि लेते रहो तो मुकदमों में इतना हारना नहीं पड़ेगा। उमा, आज जरा चटपट तैयार हो जाओ, 7 बजे के पहले ही ना पहुंचने पर लावण्य नाराज हो जाएगी। अपने भाई से कह देना कि गाड़े वक्त कंसल्ट कर लिया करें, हम लोग रकम देते हैं तो वे खुश हो जाएंगे। उमा मुस्कुराकर चली गई। योगेश बाबू ने मजाक किया है, भाभी अच्छी तरह से समझ गई हैं। इसके 5-6 दिन के बाद एक बड़ी सी चिट्ठी लाकर क्षेत्रमोहन ने स्त्री के सामने फेंक दी। वे बोले, ये चिट्ठी योगेश बाबू के पिता की है। उनकी अवस्था 70-72 वर्ष की होगी। मेरा उनका प्रत्यक्ष परिचय तो नहीं, केवल मेरा उनका पत्र व्यवहार ही यदा कदा हुआ करता है। यह तो मैं नहीं जानता कि वे कैसे आदमी हैं, किंतु वे भी यदि मुझसे मजाक करेंगे तो उनके लिए यह शोभाजनक न होगा। चिट्ठी बहुत लंबी थी, बंगला में ही लिखी हुई थी। विभा ने आदि से अंत तक उसे 2 बार पढ़ा, फिर मुंह ऊपर करके उसने कहा, मामला क्या है? तुम्हें तो 2-1 दिन के लिए चले जाना चाहिए ना, किंतु मुझे तो 1 मिनट का अवकाश नहीं है। विभा, कहने से तो काम ना चलेगा। ऐसे संकट के समय यदि हम लोग उनके पास ना पहुंचेंगे तो और कौन पहुंचेगा? इस चिट्ठी में जितनी भी बातें लिखी हैं उनमें से अगर आधी भी सच है तो यह घोर संकट की बात है, इसमें अणु मात्र भी संदेह नहीं। सिर हिलाकर क्षेत्रमोहन ने कहा, इस विषय में मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, किंतु जाऊं कैसे? साथ ही जाने पर यह संकट दूर हो ही जाएगा, इस बात का क्या ठिकाना। पति पत्नी मुंह बंद किए हुए बड़ी देर तक बैठे रहे। अंत में एक लंबी सांस लेकर क्षेत्रमोहन ने कहा, शैलेश के लिए ये सब कुछ संभव है। मानसिक बल नामक जो वस्तु होती है वह तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं। भाड़ में जाए वह। दुख केवल इस बात का है कि वह लड़के को साथ बिगाड़ रहा है। जैसे भी हो सके तुम्हें यहीं से बाधा देनी चाहिए। विभा उदास होकर बैठी रही। रोग आकर नाराज होकर सब कुछ कर सकती है, पर बाधा देकर रोकने का साहस उसमें नहीं है। क्षेत्रमोहन बड़ी देर तक स्थिर भाव से बैठे रहने के बाद धीरे धीरे बोले, संदेह मुझे बराबर ही हुआ करता था, किंतु विभा एक बात निश्चित रूप से मैंने समझ रखी है। तुम्हारे भैया ने उषा को सचमुच प्यार किया था और इतना अधिक प्यार किया था कि सौमिंद्र की माँ को उतना कदाचित नहीं किया। ये उसी की प्रतिक्रिया है। विभा क्रुद्ध हो उठी। वह बोली, इसलिए वे ऐसा करके उनका मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखो भैया, मेरे दुर्बल स्वभाव के हो सकते हैं, किंतु वे नीच नहीं हो सकते। किसी के लिए भी इस तरह का स्वांग और षड्यंत्र करने की इच्छा उनके मन में नहीं हो सकती।
यह प्रतिक्रिया नामक वस्तु कितनी अद्भुत घटना है, इस बात को भला विभा क्या जानती। क्षेत्रमोहन ने भी यह शब्द पुस्तकों में पढ़ा था, परंतु उनको भी इसके संबंध में विशेष कुछ मालूम नहीं था, इसलिए स्त्री के क्रोध के प्रत्युत्तर में कुछ ना बोले। अंधेरे में तर्क करने का साहस नहीं हुआ, और प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो, किंतु काम के मामले में विजय विभा की ही हुई। स्वामी को 2 दिन में ही कामकाज छोड़कर प्रयाग के लिए प्रस्थान करना पड़ा। लौट कर आने पर आदि से अंत तक विस्तार पूर्वक जो कुछ वर्णन किया, वह जिस प्रकार हास्यास्पद था उसी प्रकार अप्रिय था। योगेश बाबू के मकान के समीप ही शैलेश का भी डेरा था, किंतु शैलेश से मुलाकात नहीं हुई। शैलेश अपने गुरु भाइयों के साथ गुरु जी के चरण कमलों के दर्शन के निमित्त वृंदावन गए हुए थे। उनकी मुलाकात सोमेंद्र के साथ हुई थी। शास्त्र विधि के ही अनुसार उसका आचार विचार है। ये वहीं के एक निष्ठावान ब्राह्मण प्रातःकाल और सायंकाल उसे धर्म संबंधी बातों की शिक्षा देने आते हैं। यह कहकर क्षेत्रमोहन ने कहा, मुझे देखते ही उस बेचारी की दोनों आंखें डबडबा आईं। उसका चेहरा देखने पर ऐसा मालूम पड़ा मानो इस बेचारे को भोजन का भी कलेश है। विभा के हृदय में इस बालक के प्रति एक प्रकार से स्नेह का भाव था। यह स्नेह यद्यपि अत्यंत अधिक मात्रा में नहीं था, किंतु यह सुनकर कि बालक परदेश में दुख पा रहा है, उसकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हो उठी। उसने कहा, उसे पकड़ क्यों नहीं ले आए? क्षेत्रमोहन, इच्छा नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, परंतु सोच विचार करने पर मालूम हुआ कि ऐसा करने से अंत तक का परिणाम अच्छा ना होगा। धर्म के भूत में भी सबसे अधिक मैं घबराता हूँ भैया। शैलेश हम लोगों पर अधिक नाराज हो जाता है। आंखें पहुंचकर विभा ने कहा, मैं यदि ऐसा जानती तो स्वयं ही तुम्हारे साथ जाती। चिट्ठी पत्री आना जाना सब एक तरह से बंद ही हो गया। फिर भी कलकत्ता के बंधु बांधवों और यार दोस्तों के बीच शैलेश की कीर्ति का प्रचार होना ना रुका, बल्कि जगह जगह विवरण कुछ गहरे फैल गए। भवानीपुर वालों के आगे भी यह रहस्य छिपा न रह सका। विभा लज्जा के कारण मुंह ना दिखा सकी, केवल पति के आगे दम्भ भर के कहती, दादा को पहले लौटने दो, फिर देखूंगी मेरे सामने कैसे ये सब करते हैं। क्षेत्रमोहन कुछ ना कहते। विभा के द्वारा कुछ हो सकेगा उन्हें इसका विश्वास ना था, लेकिन समाज के संयुक्त नैतिक बल के प्रति उनकी आस्था थी। दुर्बल प्रकृति शैलेश शायद बहुत दिनों तक उसे अटका ना सकेगा, यही भरोसा उन्हें था। इधर शैलेश ने 4 महीने की छुट्टी और बढ़वा ली। उसके भी समाप्त होने में अब भी 2 महीने बाकी हैं। वह नौकरी तो छोड़ नहीं सकेगा, यह तो निश्चित है। प्रयाग में रहकर गंगा स्नान और छापे तिलक पर चाहे जितना लगाए, श्री गुरु और गुरु भाइयों का दल ऐसी गंदी सलाह उसे जान जाने पर भी ना देगा। इसके बाद लौट आने पर एक बार लड़ाई करके देखना होगा। उस दिन चाय पीने बैठे तो क्षेत्रमोहन ने कहा, इस बार अगर उषा भाभी आ जाएं तो उन्हें चटपट भाई को बुलाकर बाप के घर भागने का कौशल ना रचना पड़ेगा। जब तब में दोनों की खूब निभेगी। विभा की आकृति मलान हो गई। भाभी के आने की बात सुनी है क्या? नहीं। घड़ी भर विभा चुप रही, फिर उसने हौले से कहा, सुनते हैं गांव में नाना प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना चलता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्षेत्रमोहन, बिल्कुल नहीं। यदि चलते हो तो भी यह सब ना करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? मैं भाभी जी से खुश नहीं हूँ। उनके प्रति मेरी अब वैसी श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन यह नीच काम वह नहीं कर सकती, यह शपथ लेकर कह सकता हूँ। विभा को विश्वास न हुआ, धीरे से कहा, जो तबीयत हो करे, लेकिन लड़के को तो मैं छुड़ा लाऊंगी, तुम्हारे आगे मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तभी नौकर ने आकर खबर दी कि बंधु 2 बड़े कारपेट मांगने आए हैं। बंधु शैलेश का पुराना नौकर है। विभा ने अचरज से पूछा, कारपेट? कारपेट ले जाकर क्या करेगा? कहते कहते दोनों स्त्री पुरुष कमरे से बाहर निकल आए। बंधु ने सलाम करके अपनी अर्ज कह सुनाई। कारपेट का क्या होगा बंधु? पता नहीं मैम साहब, शायद गाना बजाना होगा। कौन करेगा? साहब के साथ कई आदमी आए हैं, शायद वही करेंगे। दादा आ गए? आ गए शैलेश? क्षेत्रमोहन ने पूछा। बंधु ने सिर हिलाकर बतलाया, कल रात सभी लौट आए हैं। नौकर कारपेट लेकर चला गया। दोनों ही नतमस्तक चुपचाप खड़े रहे। उस दिन किसी तरह धीरज रखकर क्षेत्रमोहन दूसरे दिन शाम को विभा और उमा को साथ लेकर साले के घर जा पहुंचे। आदत के मुताबिक नीचे वाली स्टडी रूम में प्रवेश करने लगे तो बाधा आ पड़ी। दरवाजे पर वह भारी पर्दा ना था, भीतर का सब कुछ दिखाई दे गया। एक ही दिन में मकान की शक्ल सूरत ही बदल गई। किताबों की अलमारियां जरूर हैं, लेकिन कोई असबाब नहीं। फर्श के ऊपर कंबल और कंबल के ऊपर सफ़ेद जाजिम बिछी थी, और जाजिम के ऊपर 2 हट्टे कट्टे गोल मटोल आदमी विराजमान थे, जिनकी संपूर्ण देह पर हरि नाम के छापे लगे थे और गले में मोटी मोटी तुलसी की मालाएं पड़ी थी।
सहसा साहब मेम को देखकर दोनों घबरा गए। उनकी शांति में विघन न डालकर तीनों ऊपर जीने की ओर बढ़ने लगे। वे तो उड़िया महाराज ने मना करते हुए कहा, ऊपर के कमरे में गोसाइन जी विराजमान हैं। गोसाइन कौन? महाराज चुप। साहब कहाँ हैं? उत्तर में उसने उंगली की से ऊपर की ओर इशारा किया। तब क्षेत्रमोहन उसी जगह खड़े होकर शैलेश शैलेश कहकर जोर से चिल्लाने लगे। दौड़कर आया सोमेंद्र। सहसा लड़के की वेशभूषा और चेहरा देखकर विभा रो पड़ी। शरीर पर सफ़ेद धोती, माथे पर बड़ा सा टीका और गले में तुलसी की माला। उसने दूर से ही प्रणाम किया, पास न आया। उमा उसे पकड़ने जा ही रही थी तो क्षेत्रमोहन ने इशारे से रोककर कहा, जाने दो, इस कुबेला में छूने की जरूरत नहीं तो शायद बेचारे को अभी नहाना पड़ेगा। सोमेंद्र, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पूज्यपाद श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमोहन, हम लोग खड़े हैं, अपने श्री पिताजी को जाकर खबर दे आओ। उन्हें खबर मिल गई है, वे आ रहे हैं। कुछ समय बाद खड़ाऊ पहने शैलेश नीचे आ गए। नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, माथे पर हल्की सी चोटी छोड़कर उनकी बाहरी शक्ल सूरत में और कोई खास परिवर्तन ना दिखा, लेकिन भीतर से वे बहुत कुछ बदल गए। यह बात पलक मारते ही दिख गई। अत्यंत विनीत भाव कोमल वाणी से उमा और विभा ने प्रणाम किया तो शैलेश ने दूर खड़े ही आशीर्वाद दिया। छू जाने के ख्याल से पास नहीं आए। क्षेत्रमोहन ने कहा, क्यों जी, घर में जरा बैठने को भी जगह नहीं है क्या? शैलेश ने लज्जित होकर कहा, बाहर का कमरा तो गंदा पड़ा है, सफाई करानी होगी। क्षेत्रमोहन तो अब इस समय हम लोग विदा होते हैं। फिर सोमेंद्र को लक्ष्य करके बोले, अब हम चलें? शायद हम लोगों की अब यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तुमसे कहे जा रहा हूँ, यदि तुम बैठने की जगह हो तो मुझे खबर कर देना बेटा। शैलेश चुप रहे। लौटते समय गाड़ी में विभा ने किसी से बात भी ना की। उसकी दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बात जरूर ये लोग आज निशन से समझ आए कि अब उस घर में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। दादा चाहे जो भी करे, सोमेंद्र को वह जबरन पकड़ लाएगी। अपने पति के निकट विभा ने यह प्रतिज्ञा की थी। स्नेह की यह उक्ति इस दंपत्ति को बार बार याद आने लगी, पर लज्जावश किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। इसके बाद 1 महीने से ऊपर बीत गया। इतने समय में आत्मीय और परिचित बंधु समाज में बात ने ऐसे आवृत्त की सृष्टि कर दी कि मानो वह सत्य के भीतर ही आबद्ध रहना नहीं चाहती। एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे से तीसरे मुंह में अतिरंजित और पल्लवित होकर सारी चीज ने ऐसा कुत्सित आकार धारण कर लिया कि जब विभा के लिए कहीं आना जाना भी कठिन हो गया, जबकि किसी को कोई रास्ता ही ना सूझ पड़ता था। क्षेत्रमोहन जानते थे कि दुनिया में हर तरह की उत्तेजना धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। धीरज ही रखकर प्रतीक्षा करना इसका एकमात्र उपाय है। यह परकाल के लोभ का व्यवसाय अगर किसी तरह एक बार शुरू हो गया तो फिर सहज नहीं रुकता। अनिश्चित पद से एक सुनिश्चित की आशा ही मनुष्य को पागल बनाकर निरंतर धक्का देकर चला करती है। इसके ऊपर प्रचंड विभीषिका है उषा। मित्र और शत्रु भाव से सर्वनाश की बुनियाद डाल गई। किसी तरह से कभी कोई खबर पाकर यदि कहीं वह आ पहुंचे तो फिर तो कुछ भी बाकी ना रहेगा। अब उषा का नाम लेने पर केवल विभा के ही नहीं, उमा के भी, यहाँ तक कि क्षेत्रमोहन के भी तन बदन में मानो आग लग जाती। वास्तव में अगर उसे ना बुलाया जाता तो यह बला किसी दिन ना आती। आज रविवार था। सवेरे सवेरे दोनों बैठकर यह आलोचना कर रहे थे कि जिस दिन से अपमानित होकर लौटे फिर कभी इन लोगों ने उधर का मुंह ना किया। लेकिन खबरें उस घर की सब मिलती रहती थी। गुरु भाइयों के दल ने अब तक शैलेश के घर से हिलने का नाम नहीं लिया और श्री गुरुदेव तथा गोसाइन जी ऊपर वाले कमरे में उसी तरह विराजमान है। सांस सवेरे भजन कीर्तन बेरोक टोक चल रहा है। भोग आदि की व्यवस्था भी उत्तरातर श्रीविद्धि लाभ कर रही है। ये सारे समाचार नियमित रूप से विभा के कानों तक पहुंचते रहे। अब एक बिल्कुल नई बात सुनी गई कि श्री नवद्वीप धाम से जमीन खरीदकर शैलेश ने गुरुदेव के लिए आश्रम बनवाने का इरादा किया और इसलिए वे बहुत सा रुपया उधार लेने की चेष्टा में घूम रहे हैं। विभा ने उदास होकर कहा, अगर यह सब सच है तो क्या एक बार दादा को बचाने की कोशिश नहीं करोगे? क्षेत्रमोहन ने सांस खींचकर कहा, क्या कर सकता हूं बतलाओ। विभा चुप हो गई। किसी तरह क्या हो सकता है वह क्या जाने। क्षेत्रमोहन अचानक कह उठे, उस दिन के बाद हम लोग कभी उधर नहीं गए, आज चलो ना एक बार हो आवे। विभा का हृदय भीतर से सचमुच ही रो रहा था, अतः आज मान गुमान के लिए स्थान न रहा। सहजी सम्मत होकर बोली, चलो। आज उन्होंने उमा को साथ नहीं लिया। उस लड़की के आगे और अधिक लज्जित होने की प्रवृत्ति न हुई। जब मोटर शैलेश के दरवाजे पर पहुंची तब 10 बजे थे। बाहर वाली बैठक आज खुली हुई थी। दोनों गुरु भाई जमीन पर बैठे एक बड़ा सा पोटला कसकर बांध रहे थे। क्षेत्रमोहन ने पूछा, शैलेश बाबू घर में हैं?
नहीं, वे परसों नवद्वीप धाम को गए हैं। कब लौटेंगे? कल या परसों। बाबू का लड़का घर में है? दोनों सिर हिलाकर बोले हाँ है। इसके बाद वे अपना काम करने लगे। इसके बाद घर के भीतर घुसते ही दोनों की नज़र पड़ी स्टडी रूम के दरवाजे पर। वही पुराना पर्दा आगे झूल रहा है। जरा सा हटाते ही दिख पड़ा कि पुराना सब सामान अपनी अपनी जगह पर है। विभा बोली, इन दोनों आदमियों को हटाकर दादा ने फिर कमरे की श्री शोभा लौटा ली। इतनी सी सद्बुद्धि भी उन्हें भी उपजे की आशा तो ना थी। विभा की बात पूरी होते ना होते अचानक पीछे से शब्द सुनकर जो लौट कर देखा तो दोनों को हैरानी हो गई और जबान भी बंद हो गई। सोमेंद्र कहीं बाहर गया तो रबड़ की गेंद उछालता उछालता सामने से चला आ रहा था। कहाँ गई वह कंठी माला, और कहाँ गई चोटी, और कहाँ गया वह ब्रह्मचारी का वेश, नंगा बदन, लाल किनारी की जरीदार धोती, सिर पर बंगाली लड़कों के ढंग से छटे हुए बाल और पैरों में वर्निश का पंप शू। वह दौड़ा आया और विभा से लिपट कर बोला, बुआ जी माँ आ गई, रसोई घर में खाना बना रही है, चलिए ना। यह कहकर वह विभा को खींचने लगा। विभा स्तब्ध रह गई। क्षेत्रमोहन ने कहा, तुम्हारी माँ आई है सोमेंद्र? तुम्हारी माँ? इसलिए तो कल दोपहर को आई है, चलिए ना फूफा जी रसोई घर में। चलो। तीनों रसोई घर तक पहुंचे तो उषा आहट पाकर हाथ धोकर बाहर आ खड़ी हुई। विभा ने जूते खोलकर प्रणाम किया और कहा, यह क्या कांड है भाभी? उषा ने विभा की थोड़ी छूकर चुंबन किया और फिर हंसकर कहा, देखा तो भाई सब, बालक की शक्ल देखकर रोना आ गया। मैंने चटपट आला माला तोड़कर फेंकी और नाई को बुलाकर इसके बाल कटवाए, फिर नए कपड़े, नई कमीज, नए जूते खरीद कर पहनाए। तब कहीं जाकर उसकी तरफ देखा गया मुझसे, लेकिन आप लोग क्या करते रहे कहिए तो भला, कहकर उसने कटाक्ष से क्षेत्रमोहन की ओर देखा। क्षेत्रमोहन ने कहा, यह सब कहने की जल्दी नहीं है भाभी जी, आहिस्ते से शांति से सब कुछ बतला सकूंगा। इस समय ऊपर चलिए और पहले कुछ खाने को दीजिए। और हाँ, गुरु भाइयों को तो देखा अभी बाहर बैठे गठरी बांध रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद युगल मूर्ति का क्या, ऊपर तो नहीं है? उषा ने हंसते हुए कहा, नहीं, कोई डर नहीं है, वे नवद्वीप धाम गए हैं। पूछता हूँ अब लौट कर तो ना आवेंगे? उषा ने उसी तरह हंसकर कहा, नहीं। क्षेत्रमोहन बोले, भाभी जी आपको ऐसी सुबुद्धि उपजेगी, हाँ, यह तो हम लोग स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। ब्राह्मण को मार के तुलसी माला अपने हाथों से तोड़ दी और अपने चोटी भी कटा दी, यह सब क्या है कहिए तो? उषा ने हंसते हंसते क्षेत्रमोहन की बात को लौटाकर कहा, ठीक तो है, कहने की भी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है जमाई बाबू, फुर्सत से कहूंगी। अभी तो ऊपर चलिए, पहले आप लोगों को कुछ खाने को दे दूं। तो यह था शरद चंद्र जी का मशहूर उपन्यास नवविधान। लेकिन आपने एक चीज गौर की कि हम लोग आधुनिकीकरण के नाम पर अपने धर्म को जितना खराब और जितनी भर्त्सना कर सकते हैं, नियम कानून सब कुछ बोलते हैं और अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, किंतु दरअसल हम लोग बहुत धर्म भीरू होते हैं, धर्म से बहुत डरते हैं। नहीं तो क्या क्षेत्रमोहन और विभा में इतनी जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वे सोमेंद्र की कंठी माला को तोड़ सकें, तुलसी माला को तोड़ सकें और उसको जबरदस्ती अपने साथ ले आते? यह हिम्मत उन्होंने ना दिखाई। किंतु जिसको ये सोचा कि ये सब नियम का पालन करती है, बहुत ही धार्मिक है, उसमें यह हिम्मत थी क्योंकि उसने धर्म को सच्चे रूप से जाना था, धर्म को सच्चे रूप से माना था कि धर्म उस खाली आप नियम पालन करके धर्म का पालन कर रहे हो, यह नहीं हो सकता। धर्म का पालन करना, अच्छे से रहना, अच्छे आचरण से ही धर्म का पालन होता है। इसमें आप कहाँ तक सहमत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।